Welcome everyone to my channel आरकेजन सॉल्यूशन। आज मैं आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स सॉल्व करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट गैस? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ऑल ऑफ द अबव, एटॉमिक मास। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशंस है PV इक्वल टू mRT, where P is the pressure in Pascal or Newton per meter square, T is in absolute temperature in Kelvin, V is volume occupied by gas in meter cube, m is mass in kg, R is characteristic gas constant. And another equation is PV equal to nRUT, where RU is universal gas constant. Its value is always constant in kilojoule per kg into mole Kelvin. N is number of moles and capital M is molecular weight. So in above those equations we can see that properties of perfect gases are depends upon the pressure, temperature, volume, all of the above. So answer will be D. So the correct answer is D. Here we can see that ideal gas equations are depends upon the pressure, temperature, volume as well as characteristic gas equations and also universal gas constant equation. So the correct answer is D. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following law is applicable for behavior of perfect gas? Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law, all of the above, Joule's law। तो चलिए परफेक्ट गैस के लिए कौन कौन लॉ एप्लीकेबल होता है वो देख लेते हैं हम। एट फर्स्ट बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। ये जो चार लॉ है ना, ये लॉ परफेक्ट गैस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो बॉयल्स लॉ में क्या बोलता है? हाँ, इसमें से एक ट्रिक भी है। हम लोगों को जो चार लॉ है ये याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। बॉयल्स लॉ के लिए क्या ट्रिक है? CBT, मतलब चार्ल्स लॉ के लिए C फॉर चार्ल्स लॉ के लिए VT, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ के लिए क्या होगा? वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और बॉयल्स लॉ के लिए क्या होगा? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। सो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 एंड चार्ल्स लॉ के लिए V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2। एंड गे-लुसाक के लिए ट्रिक क्या है? GPT, मतलब फॉर्मेट जो होता है ना हार्ड डिस्क का GPT फॉर्मेट, उसमें GPT मतलब G फॉर गे-लुसाक लॉ। इसमें प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में रहेगा टेम्परेचर के साथ, मतलब P प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T जब वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। और एवोगाड्रोस लॉ में क्या बोलता है? एवोगाड्रोस लॉ में बोलता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में ऑल गैसेस में 22.4 लीटर मोल गैस रहेगा, ये बोलता है। तो चलिए हम यहाँ से देख सकते हैं कि which of the following law is applicable for the behavior of perfect gas? चार्ल्स लॉ, हाँ ये भी है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, ये 3 है। मतलब आंसर हो जाएगा डी, ये आंसर हो जाएगा। हाँ, यहाँ जूल्स लॉ क्यों नहीं होगा? ये जो जूल्स लॉ है ना, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो जूल्स है ना, ये साइंटिस्ट जूल्स, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करता है। तो इसीलिए ये लॉ परफेक्ट गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन SI यूनिट, हाँ मतलब SI यूनिट में पूछा है तो इसका आंसर इजीली केल्विन हो जाएगा, केल्विन आंसर।
और CGS में पूछेगा तब सेंटीग्रेड रहेगा। ठीक है, ये RRB कोलकाता में आ चुका है ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा खास नहीं, मतलब थोड़े थोड़े दो एक बार देखने से याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ मास इन SI यूनिट इज, SI यूनिट में मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम, ग्राम, टन, क्विंटल, न्यूटन। हाँ, ये इजीली है, किलोग्राम, इजीली किलोग्राम आ जाएगा आंसर इसका। ग्राम तो नहीं है, टन भी नहीं है, ये मतलब जो बड़ा बड़ा यूनिट होता है वेट का, मतलब एक्चुअल यूनिट होता है किलोग्राम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ टाइम इन SI यूनिट इज, SI यूनिट में टाइम का यूनिट क्या रहेगा? सेकेंड, मिनट, आवर, डे, ईयर। हाँ, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। सेकेंड से ही तो मिनट आवर बनता है, मतलब SI यूनिट में यूनिट रहेगा सेकेंड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ लेंथ इन SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट में, SI यूनिट में लेंथ का यूनिट क्या रहेगा? मीटर, मीटर रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट। द यूनिट ऑफ एनर्जी इन SI यूनिट, एनर्जी SI यूनिट में क्या रहेगा? एनर्जी जूल रहेगा, मतलब जूल का ये जो होगा तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर है, यही एनर्जी का यूनिट है। वाट क्या है? वाट पावर का यूनिट है, वाट का यूनिट, वाट पावर का यूनिट है। ये जब एक्सप्लेन करेंगे तो आएगा कि न्यूटन मीटर पर सेकेंड। जूल सेकेंड क्या यूनिट है? जूल सेकेंड मतलब न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर तो जूल है, पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये भी वाट का ही यूनिट है। और जूल मीटर क्या है? जूल मतलब न्यूटन मीटर जूल होता है, इनटू मीटर मतलब न्यूटन मीटर हो जाए, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर रहेगा जूल, और ये वाट रहेगा पावर का यूनिट। ठीक है, ये याद रखना होगा कि एनर्जी का यूनिट जब बोलेगा तब जूल होगा, और पावर का यूनिट जो जब पूछेगा तब वाट होगा। ये कन्फ्यूजन मतलब नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस, मतलब चार्ल्स लॉ का रिलेशन पूछा है। चार्ल्स लॉ मैंने बोला था, इक्वेशन CVT बोला था, C फॉर चार्ल्स, चार्ल्स लॉ के लिए बोला था। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा T के साथ, मतलब V1 बाई V2 इक्वल रहेगा T1 बाई T2। तो देख लेते हैं कहाँ ऑप्शन मिल रहा है ये। हाँ, तो जब प्रेशर, हाँ, इस इक्वेशन में जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, P इक्वल टू कांस्टेंट, तो देख लेते हैं इक्वेशन को, मतलब ये T2 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई P1 नहीं, जब तो P तो कांस्टेंट ही रहेगा। फिर देख लेते हैं T2 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई V1, हाँ ये सही रहेगा। देखिए हम V1 बाई V2 लिखा है, यहाँ पर जो दिया है V2 बाई V1 दिया है, जब प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, मतलब ये सही रहेगा। और देख लेते हैं तीसरा, ये तो दोनों में तो नहीं रहेगा। डी में देख लेते हैं P2 बाई P1 इक्वल टू V1 बाई V2, जब T केप्ट कांस्टेंट नहीं, हमारा यहाँ तो P कांस्टेंट रहेगा, PV बाई T, ये तो ओवरऑल इक्वेशन है, ये भी नहीं रहेगा, मतलब आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। According to the Gay-Lussac law, for a perfect gas, the absolute pressure of given mass varies directly as temperature, absolute temperature, if volume kept constant, volume if temperature kept constant, remains constant if volume and temperature are constant। तो मैंने ट्रिक क्या बोला था गे-लुसाक के लिए? GPT, मतलब फॉर्मेट के लिए बोला था, जब ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर्मेट करते हैं तो GPT या फिर MBR में करते हैं ना, तो GPT फॉर्मेट। ये G मतलब गे-लुसाक लॉ,
गेल-लुसाक लॉ में क्या बोला था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, ये एब्सोल्यूट में रहेगा मतलब केल्विन में, ठीक है। तब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मतलब P1 बाई P2 इक्वल टू T1 बाई T2, ठीक है। ये है मेन इक्वेशन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू द गेल-लुसाक लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर P, एब्सोल्यूट प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास m कांस्टेंट रहेगा, वेरीज डायरेक्टली एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट। हाँ, मतलब सी, एकदम सीधा सीधा आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। ये तो नहीं रहेगा, टेम्परेचर बोला है मतलब कौन सा टेम्परेचर नहीं बोला, एब्सोल्यूट बोलेगा तो तब देख लेते हैं, तब पार्शियली करेक्ट रहता, लेकिन ये तो उसके बाद एब्सोल्यूट मतलब ये सिर्फ एब्सोल्यूट बोला है, एब्सोल्यूट क्या ये नहीं बताया, लेकिन सी में एकदम डायरेक्ट पूरा एक्सप्लेन करके बोल दिया, मतलब सी ही एकदम प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, an ideal gas as compared to real gas at very high pressure occupies more volume, less volume, same volume, unpredictable behavior, no such correlation। हाँ, इसका आंसर रहेगा मोर वॉल्यूम। ये क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन है, कुछ कुछ लोग बोलता है कि लेस वॉल्यूम रहेगा, लेकिन मैंने 4-5 बुक उठा के देखा, तब सही आंसर जो दिया है वो मोर वॉल्यूम ही दिया है। मतलब आप जब कभी कोई भी एग्जाम में आएगा तो आप मोर वॉल्यूम ही टिक करना, ठीक है, ये सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जनरल गैस इक्वेशन इज पीवी इक्वल टू एनआरटी, मतलब गैस इक्वेशन बोला है, आइडियल गैस इक्वेशन पूछा है मतलब, ठीक है। पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एमआरटी, पीवी इक्वल टू 1/3 एनआरटी, पीवी टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, सीपी बाई सीवी इक्वल टू आर बाई जे। हाँ, तो आइडियल गैस इक्वेशन मैंने क्या बोला था, पीवी इक्वल टू एमआरटी बोला था एक इक्वेशन, और एक इक्वेशन क्या बोला था, पीवी इक्वल टू एन आर यू टी, मतलब आर यू मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। मतलब ये देखिए यहाँ पर तो एब्सोल्यूट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं दिया है, ये मतलब सिर्फ गैस कांस्टेंट दिया, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट दिया है, मतलब ये सही नहीं रहेगा। जब ये एन आर यू टी रहेगा मतलब आर बार या फिर आर यू रहेगा तब ये सही रहता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पीवी इक्वल टू एन आर टी दिया है तो ये सही नहीं रहेगा। देख लेते हैं फिर नेक्स्ट ऑप्शन, पीवी इक्वल टू एम आर टी, हाँ ये इक्वेशन सही है, ठीक है। देख लेते हैं, ये तो नहीं रहेगा 1/3 एनआरटी, पीवी टू दी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो पॉलीट्रोपिक इक्वेशन है, पॉलीट्रोपिक के लिए ये नहीं रहेगा। फिर सीपी बाई माइनस सीपी इक्वल टू आर बाई जे, ये तो नहीं रहेगा, मतलब आंसर रहेगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस लॉज आर एप्लीकेबल टू द गैस एज वेल एज वेपर्स, gas alone and not to vapors, gases and steams, gases and vapors under certain conditions, steam and vapors। हाँ, तो गैस लो जो है ना, गैस लो सिर्फ ये जो वेपर डोम है, गैस लो यहाँ पर मतलब यहाँ जो है, यहाँ गैस लो एप्लीकेबल होता है, मतलब ये जो है ना, ये वेट रीजन यहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे ही होता है, मतलब ये सुपर हीटेड रीजन जो है ना, यहाँ पर गैस लॉ एप्लीकेबल होता है। और यहाँ क्या पूछा है, गैसेस, हाँ गैसेस के लिए रहेगा, लेकिन वेपर्स का मतलब क्या है, ये लिक्विड भी रहेगा प्लस इसके साथ साथ गैस भी रहेगा, मतलब ये नहीं रहेगा, मतलब वेट रीजन में आ जाता है तो ये फिर नहीं होगा। देख लेते हैं, गैसेस एलोन नॉट वेपर्स, हाँ ये सही है, मतलब यहाँ आ जाता है इक्वेशन, गैसेस एंड वेपर्स अंडर सर्टेन कंडीशंस नो, स्टीम एंड वेपर्स नो, मतलब सीधा सीधा आंसर बी आ जाएगा। According to the Dalton's law, the total pressure of mixture of gases is equal to greater of partial pressure of all, average of the partial pressure of all, sum of the partial pressure of all, sum of the partial pressure of all divided by average molecular weight, atmospheric pressure। हाँ, डाल्टन जो है ना, डाल्टन ये इसका एक लॉ है, ये बताता है कि टोटल प्रेशर जो है वो मतलब सभी मॉलिक्यूल्स का पार्शियल प्रेशर का जो सामेशन है उसका इक्वल होगा,
P1 plus P2 plus PM इक्वल मतलब PT टोटल मतलब टोटल प्रेशर इक्वल टू P1 plus P2 plus P3 ये कर करके n तक होगा, Pn तक Pn। हाँ तो टोटल पार्शियल प्रेशर जो रहेगा टोटल प्रेशर जो रहेगा वो पार्शियल प्रेशर सभी पार्शियल प्रेशर का समेशन रहेगा। सो यहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल। हाँ आंसर सी करेक्ट रहेगा। ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल ये तो नहीं रहेगा, मतलब ग्रेटर देन नहीं होगा, इक्वल होगा, फॉल्स है। एवरेज ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ये भी नहीं रहेगा। सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल डिवाइड बाय एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ये भी नहीं रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये भी तो नहीं रहेगा, मतलब सीधा सीधा आंसर रहेगा सी। Which of the following can be regarded as gas so that gas law could be applicable within the commonly encountered temperature limits? हाँ मतलब पूछ रहा है कि गैस लॉ किस किस जगह पर एप्लीकेबल होगा, मतलब मैंने पूछा बोला सिर्फ गैसेस के लिए रहेगा, तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑक्सीजन हाँ, नाइट्रोजन, स्टीम मतलब नहीं रहेगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड, सो ये बात निकल जाएगा। दूसरा देख लेते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर नहीं, ये भी नहीं रहेगा। हाँ नेक्स्ट ऑप्शन में है सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैस है, एमोनिया ये भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस है, लेकिन मॉइस्चर ये गैस नहीं है। इसमें से मॉइस्चर में तो मतलब लिक्विड कंटेंट रहता है ना, तो ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा, मतलब सी भी नहीं रहेगा, मतलब ए निकल गया, बी भी निकल गया, सी भी निकल गया। देख लेते हैं ऑक्सीजन हाँ ये गैस है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एयर हाँ मतलब ये सही है, मतलब डी तो रहेगा। देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, स्टीम वेपर्स नहीं, ये तो नहीं रहेगा, मतलब ये सीधा सीधा ये निकल गया, मतलब आंसर रहेगा 14 का आंसर क्या रहेगा, डी। द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट, हाँ एसआई यूनिट में प्रेशर का यूनिट पूछा है, तो एसआई यूनिट में क्या रहेगा, एसआई यूनिट में हाँ एसआई यूनिट में यूनिट रहेगा केजी पर सेंटीमीटर, इसमें नहीं है तो सेंटीमीटर में दिया है, मतलब ऐसा नहीं है। मिलीमीटर ऑफ वाटर वेपर ऑफ कॉलम नहीं, मिलीमीटर में भी दिया है। पास्कल हाँ पास्कल सही है, पास्कल। डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं, ये भी नहीं रहेगा, डाइन तो सेल्सियस में है। और बार्स, ये बार्स मतलब ये क्या है, इसमें ये तो एसआई की यूनिट नहीं है, ये मतलब ये बड़ा यूनिट होता है। सो मतलब एसआई यूनिट जो रहेगा ये पास्कल ही करेक्ट रहेगा, और ये आंसर भी है। In polytropic process, the perfect gas equation P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2 can be used only to determine one property। हाँ मतलब जो बोला है ना P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2, ये कहाँ पर applicable है, one property at one of the states provided all other properties are known to relate the n states of the process, the intermediate properties during the process, the nature of gas, the gas constant। हाँ तो ये जो मतलब इसमें से कोई एक मतलब प्रॉपर्टी जो है उसमें से ऑल अदर प्रॉपर्टी मतलब निकल जाएगा, सो आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लोज सिस्टम इज वन। हाँ क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम के बारे में पूछा है, तो क्लोज सिस्टम का डेफिनेशन पूछा है साफ साफ। हाँ देख लेते हैं, क्लोज सिस्टम मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम दो एनर्जी डू सो। Mass crosses the boundary but not the energy, neither mass nor energy crosses the boundaries of the system, both energy and mass crosses the boundary of the system, thermodynamic reactions takes place। हाँ मतलब पूछा है क्लोज सिस्टम का डेफिनेशन पूछा है साफ साफ। क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां से मतलब मास का ट्रांसफर नहीं होगा थ्रू द बाउंड्री रीजन, लेकिन उसमें से मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ वर्क, ठीक है। लेकिन ये क्लोज सिस्टम का डेफिनेशन है। और ओपन सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, ओपन सिस्टम में मतलब सिस्टम से सराउंडिंग तक बाउंड्री वॉल के थ्रू मास भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी भी ट्रांसफर होगा, ये ओपन सिस्टम का डेफिनेशन है। और मतलब और आइसोलेटेड सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, जब सिस्टम से सराउंडिंग तक वॉल के थ्रू कोई भी एनर्जी और मास दोनों में से कोई भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तब आइसोलेटेड सिस्टम होगा, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम क्या बोला, मास ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है थ्रू द बाउंड्री वॉल इनटू द सराउंडिंग और सराउंडिंग टू द सिस्टम, लेकिन
क्या एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। हाँ देख लेते हैं बी ऑप्शन में क्या दिया है, मास क्रॉसेस द बाउंड्री बट नॉट द एनर्जी, ये फॉल्स है। मतलब ये ओपन सिस्टम का भी डेफिनेशन नहीं है। ओपन सिस्टम में क्या बोला, मास भी ट्रांसफर हो सकता है एज वेल एज एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकता है। मतलब ये ओपन सिस्टम की भी डेफिनेशन नहीं है। देख लेते हैं सी ऑप्शन में क्या है, नाइदर मास नॉट नॉट एनर्जी क्रॉसेस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। हाँ ये कौन सा सिस्टम का डेफिनेशन है, ये आइसोलेटेड सिस्टम का डेफिनेशन है। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम से थ्रू आउट द बाउंड्री वॉल एनर्जी और आइदर एनर्जी और मास कैन नॉट ट्रांसफर थ्रू द मतलब सिस्टम से सराउंडिंग तक और सराउंडिंग से सिस्टम तक वॉल के माध्यम से कोई भी एनर्जी या फिर मास ट्रांसफर नहीं होगा। ये आइसोलेटेड सिस्टम का डेफिनेशन है। देख लेते हैं डी में क्या दिया है, बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। हाँ ये किसका डेफिनेशन है, ये ओपन सिस्टम का डेफिनेशन है। और डी ऑप्शन में क्या दिया है, ई ऑप्शन में थर्मोडायनेमिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस, ये तो मतलब कुछ अलग ही बोला है। हाँ तो आंसर रहेगा ए, 17 का आंसर ए। हाँ 18 क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ ए गैस प्रोड्यूस ड्यू टू। हाँ टेम्परेचर मतलब किस किस वजह से टेम्परेचर मतलब बॉडी में टेम्परेचर क्रिएट होता है। ऑप्शन में क्या दिया है, इट्स हीटिंग वैल्यू, नो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, रिपल्सन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, सरफेस टेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल। हाँ तो काइनेटिक एनर्जी के कारण मतलब जब कंटेनर में रहेगा ना एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ सब जब वेलोसिटी के कारण एक दूसरे से टक्कर होगा तब मतलब काइनेटिक एनर्जी के कारण टेम्परेचर जनरेशन होगा। सो आंसर रहेगा बी। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज अटेन। हाँ मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कब अटेन होगा, कब कब क्रिएट होगा ये पूछा है। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज जीरो, नो। प्रेशर ऑफ द गैस इज जीरो, ये भी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, हाँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज जीरो। काइनेटिक एनर्जी जब जीरो रहेगा तब एब्सोल्यूट जीरो अटेन होगा। ये जो एब्सोल्यूट जीरो अटेन होने का एक ही कारण है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का जीरो रहेगा। मतलब ये शांत रहकर बैठ जाएगा, यहाँ पर कोई भी कोलिशन नहीं होगा। स्पेसिफिसिटी जीरो नहीं, ये नहीं है। मास जीरो, ये भी तो नहीं है। मैंने तो कुछ अलग ही बोल दिया। 20 में क्या बोला है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एज्यूम्स दैट कोलिशंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब काइनेटिक थ्योरी के अनुसार बोल रहा है कि मतलब दो जो मॉलिक्यूल है इसमें से कोलिशन क्या रहेगा, ये कोलिशन जो है ना ये काइनेटिक थ्योरी के अनुसार परफेक्टली इलास्टिक रहेगा। ठीक है। हाँ नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्रेशर ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम बोला है, मतलब ई बाई वी ये पूछा है। ठीक है तो देख लेते हैं हम इक्वेशन, इसका डेरिवेशन लिख कर ले आया। मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट मोल। हाँ मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल में क्या होता है, 3/2 n RUT। RU क्या बोला मैंने, RU जो होता है ये मतलब RU होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। RU जो बोला मैंने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हाँ और क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। हाँ आइडियल गैस का इक्वेशन क्या है, PV = nRUT। ये तो हम लोगों को मालूम है, पहले ही बोला था मैंने। हाँ और क्वेश्चन में बोला है कि पर यूनिट वॉल्यूम में पूछा है, मतलब ये पर यूनिट वॉल्यूम में मतलब V भी कट जाएगा, फिर क्या रहेगा P = nRUT, ये आया। ठीक है ये दूसरा इक्वेशन हुआ। ये दूसरा जो इक्वेशन है यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 तो क्या आएगा, P = 3/2 P। यहाँ पर क्या होगा फिर P = 2/3 हो जाएगा, 2/3 E। हाँ तो डेरिवेशन देख लिया आप लोगों ने, करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका फिर 2/3 E। ठीक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार कहीं भी एग्जाम में आ चुका है। मतलब इसरो TF के पेपर में, SSC JEE के पेपर में, ये ठीक से याद रख लेना। और सारे पेपर में भी आ सकता है ये नेक्स्ट पेपर में। ठीक है देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T।
हाँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्या, अभी तो मैंने हम लोगों ने देखा काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या आया, 3/2 RUT। हाँ, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा क्या, किसके साथ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ, सही है ना। ठीक है, तो फिर क्या होगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, आंसर ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू टी। ये तो देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, superheated vapor behaves exactly as a gas, approximately as a gas, sorry, as a steam, as ordinary vapor, as average of gas vapors। हाँ, तो क्या बोला हम लोगों ने अभी देखा था कि पीवी डोम में या फिर कोई भी ये जो रीजन है, ये रीजन यहाँ पर, मतलब ये तो रीजन सुपर हीटेड रीजन होता है, यहाँ पर ये हम लोगों ने देखा था कि आइडियल गैस इक्वेशन एप्लीकेबल होता है। तो फिर क्या होगा, सुपर हीटेड रीजन में अप्रोक्सीमेटली एज ए गैस, ये सही रहेगा। सुपर हीटेड वेपर है, ये बिहेव्स एज ए अप्रोक्सीमेटली एज ए गैस, मतलब इसमें से कोई लिक्विड कंटेंट नहीं रहेगा क्योंकि सुपर हीटेड बोला ना, ठीक है, मतलब 23rd का आंसर रहेगा डी, अप्रोक्सीमेटली एज ए गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ ऑफ परफेक्ट गैस। हाँ, बॉयल्स लॉ के अनुसार हम लोग ने क्या देखा था, बॉयल्स लॉ के अनुसार पी प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा वॉल्यूम के साथ जब टेम्परेचर कैप्ट कांस्टेंट रहेगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये बॉयल्स का लॉ है। हम लोगों ने पहले भी देख लिया था, बॉयल्स का लॉ देख लेते हैं फिर से एक बार, बॉयल्स का लॉ। हाँ, बॉयल्स लॉ में क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास of a gas is inversely related to the pressure when temperature is constant। मतलब P1 V1 equal to P2 V2 where P is the pressure and V is the volume when temperature is constant। हाँ, तो देख लिया P के साथ प्रेशर के साथ वॉल्यूम का रिलेशन क्या रहेगा, इनवर्स रहेगा ना, तभी तो PV इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। ये बॉयल्स लॉ का इक्वेशन है, ठीक है। तो देख लेते हैं सीधा सीधा आंसर क्या आएगा। हाँ, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ फॉर परफेक्ट गैस, मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ रिलेशन नो, जब तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, या तो वॉल्यूम दे दिया, ये नहीं रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट नो, प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट देख लेते हैं, P2/P1 इक्वल टू V1/V2, हाँ इनवर्स रिलेशन है, मतलब सही रहेगा, मतलब डी। और PV/T जो है ये कॉम्बाइंड इक्वेशन है, ये तो अलग है कुछ, मतलब 24th का आंसर रहेगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर ऑकर। हाँ, मतलब एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कब अटेंड होगा ये पूछ रहा है। एट द सी लेवल नो, सी लेवल पे तो कुछ अलग प्रेशर रहेगा, ये नहीं होगा। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ नहीं, सेंटर पे तो नहीं, ये भी नहीं होगा। व्हेन मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो, हाँ मतलब मॉलिक्यूलर मोमेंटम जब जीरो रहेगा तब एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर रहेगा अंडर वैक्यूम कंडीशंस, ये भी नहीं रहेगा। एट द टेम्परेचर -2730 केल्विन नो, हाँ ये अगर बोलता था 273.16 डिग्री सेल्सियस बोलता तब पार्शियली सही रहता, लेकिन ये तो कुछ अलग बोला, केल्विन में दिया है, तो सही आंसर रहेगा सी, 25th का आंसर रहेगा सी। नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड at -273 Kelvin at vacuum, zero pressure, center of earth in space। मतलब क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी लिक्विड के कैरेक्टर में नहीं रहेगा कब, ये पूछा है, तो आंसर इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा आंसर जीरो प्रेशर में। अभी तो देखा हम लोगों ने जीरो प्रेशर पे कोई नहीं रहेगा, और जीरो प्रेशर कब अटेंड होगा, मतलब -270 डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में नहीं। ये सेल्सियस में रहता तो तब सही होता, लेकिन ये सेल्सियस में नहीं है,
तो आंसर हो जाएगा जीरो प्रेशर में, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर में। ठीक है, इसमें कोई भी लिक्विड के फेज में नहीं रहेगा। द यूनिट ऑफ पावर इन ऐसा यूनिट, पावर का यूनिट पूछा है, तो पावर का यूनिट क्या बोला था हम लोगों ने? पावर का यूनिट रहेगा जो बोला था हम लोगों ने वाट मतलब न्यूटन सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर मतलब जूल इंटू सेकेंड। हाँ, तो सीधा सीधा आंसर रहेगा वाट। जूल तो नहीं, जूल तो एनर्जी का यूनिट होता है, ये भी नहीं होना रहेगा। न्यूटन क्या, न्यूटन तो ये तो फोर्स का एकक है, यूनिट है। एफ इक्वल टू एम है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये न्यूटन जो है ये फोर्स का यूनिट रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। पास्कल क्या, पास्कल तो प्रेशर का यूनिट होता है, ये भी नहीं रहेगा। आर्क, आर्क ये भी नहीं रहेगा, ये सीजीएस यूनिट है एनर्जी का। तो सही आंसर क्या रहेगा, वाट रहेगा इसमें आंसर। हाँ, द कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम अर्थात या फिर एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। हाँ, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कब अटेन होगा, अभी तो बोला मैंने, एट ए टेम्परेचर -273.16 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये केल्विन नहीं है, सेल्सियस, ये याद रख लेना, सेल्सियस में होगा। ये आंसर क्या होगा फिर, -273.16 डिग्री सेल्सियस। इसमें एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर अटेन होता है ये टेम्परेचर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Intensive property of a system is one whose value depends on the mass of the system, like volume does not depend on the mass of the system, like temperature and pressure is not dependent on the path followed, but on the state, is dependent on the path followed and not on the state, it remains constant। हाँ, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछा, यहाँ पर सिर्फ इंटेंसिव के बारे में ही पूछा, 43 में एक्सटेंसिव के बारे में भी पूछा। तो देख लेते हैं डेरिवेशन। हाँ, तो प्रॉपर्टी क्या होता है, एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम बाय व्हिच इट्स फिजिकल कंडीशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। मतलब जिसके वजह से हम कोई भी फेज का कंडीशन मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको ही प्रॉपर्टी कहता है हम लोग। मतलब कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, इसके सहायता में हम लोग किसी भी सिस्टम के कंडीशन के बारे में हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज दो टाइप का होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। हाँ, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या, दोज प्रॉपर्टीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास। मतलब सिस्टम का साइज और मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तब इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगा। दोज प्रॉपर्टीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज और मास ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटेंसिव और द इंट्रिंसिक। हाँ, इंट्रिंसिक में भी पूछता सोच सकता है। ठीक है, तो ये देख लेना, ये याद रख लेना। हाँ, और जो मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है ना, हर एक एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, मतलब कोई ना कोई एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए मैंने हर सारे एग्जाम्पल को इकट्ठा करके मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देख लेते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल क्या है। प्रेशर, टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट। हाँ, रेशियो ऑफ टू एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी। डेंसिटी किसका मतलब किसका रेशियो होता है, मास अपन वॉल्यूम ना, मास भी मतलब एक्सटेंसिव होगा और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव होगा। हाँ, ठीक है, एक्सटेंसिव बाद में देख लेते हैं। स्पेसिफिक एनर्जी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कंपोजिशन ऑफ मेटल मटेरियल, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंडेड अपॉन द मास और द साइज ऑफ द सिस्टम। मतलब कोई भी सिस्टम को हम अगर दो अलग अलग पार्ट में सेपरेट करेंगे ना, तो जब कोई भी प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ उसके साथ साथ सेपरेट हो जाए, तब वो क्या रहेगा, तब वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगा। लेकिन जब साइज और शेप के साथ और मास जब अलग नहीं रहेगा, तब क्या, तब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रहेगा। तो देख लेते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल क्या है, वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम तो हम जब एक कंटेनर को दो अलग कर देंगे तो वॉल्यूम तो अलग रह जाएगा ना, v/2 हो जाएगा, मतलब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। हाँ, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब है ना, ये ईएससी के पेपर में आ चुका है एग्जाम्पल के मतलब रूप में। हीट कैपेसिटी,
मतलब मास इंटू हीट कैपेसिटी। इंटरनल एनर्जी ये सी में आ चुका है ये एग्जांपल। मतलब बोला ना, मतलब हर सारे जो इंटेंसिव या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो एग्जांपल है मैंने इकट्ठा करके यहाँ पर लिख दिया, आप लोगों का जब मतलब सही रहेगा इसीलिए। इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटाइजेशन, ये सब रहेगा मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में। तो फिर देख लेते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या बोला है, डेफिनेशन पूछा है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम इज वन हुज वैल्यू क्या, डज नॉट डिपेंड, अभी तो बोला डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। और 43 में देख लेते हैं, एक साथ है इसीलिए मैंने जोड़कर क्वेश्चन बना दिया यहाँ पर। 43 में क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है, मतलब ये तो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, इसीलिए मतलब साइज या फिर मास पर डिपेंड करेगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन क्या होगा, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम का, मतलब सीधा सीधा ये आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए आज 30 ही देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर में स्पेसिफिक हीट क्या रहेगा। हाँ, ये नेक्स्ट डे में देख लेंगे क्योंकि यह थोड़ा डेरिवेशन करके दिखाना पड़ेगा और आज टाइम भी एक्सटेंड हो गया। तो चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन।